दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कक्षा 6 से 12वीं तक के एनसीईआरटी पुस्तकों के सार संकलन पर्यावरण के एनसीईआरटी सार श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। इसमें हम पुरानी एवं नई पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारितंत्र के प्रकार, जलीय पारितंत्र, ज्वार नदमुख, समुद्री पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए जानते हैं पारिस्थितिकी के बारे में कि पारिस्थितिकी क्या है। दोस्तों आप जान लीजिए, पारिस्थितिकी जो है अंग्रेजी भाषा के इकोलॉजी का हिंदी अनुवाद है और इकोलॉजी ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और लॉजी से मिलकर बना है। इसमें आप जान लीजिए, ओइकोस का शाब्दिक अर्थ घर होता है और लॉजी का अर्थ विज्ञान या अध्ययन होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इकोलॉजी शब्द आप जान लीजिए कि ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों ओइकोस और लॉजी से मिलकर बना है। इसमें ओइकोस का शाब्दिक अर्थ घर होता है और लॉजी का अर्थ विज्ञान या अध्ययन होता है। और शाब्दिक अर्थ के अनुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। तो समझ लीजिए, इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही ये एक साथ रहते हैं। देखिए, जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैकल, दोस्तों आप जान लीजिए, जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने सबसे पहले 1869 में ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ये पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं और अर्नेस्ट हैकल ने ही सबसे पहले इकोलॉजी शब्द या ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, इसको शॉर्ट में हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो जीवधारियों यानी जैविक और अजैविक, तो जीवधारियों में जैविक घटक हैं, अजैविक में भौतिक पर्यावरण। तो देखिए, जीवधारियों और अजैविक घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि जीवीय और अजीवीय घटकों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि जीवधारियों का आपस में और उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति और उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। दोस्तों आप जान लीजिए कि पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आपस में संबंधों का अध्ययन ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आपस में संबंधों का अध्ययन ही नहीं बल्कि उससे कुछ अधिक है और वह किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु यानी अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह और पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों, इन सभी से भी संबंधित होता है। तो याद रखिएगा, जो पारिस्थितिकी है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवधारियों और अजैविक घटकों का पारस्परिक संबंध से ये कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु से ऐसा अंतर संबंध है जिसमें एक तो ऊर्जा प्रवाह, पोषण श्रृंखलाएं ये स्पष्ट रूप से समायोजित होती हैं। दोस्तों पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, समुद्री तल से हवा में कई किलोमीटर तक, सूखी घाटियों में, बर्फीले जल में, जलमान भागों में और हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर जो जीवन है वो लगभग हर जगह पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो जीवधारी हैं ये विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक में, समुद्री तल से हवा में कई किलोमीटर तक और सूखी घाटियों में, बर्फीले जल में, जलमान भागों में और हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक में पाए जाते हैं।
अब इसके बाद आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, पौधे, जंतु और अन्य जीव तथा भौतिक पर्यावरण एक साथ मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र बनाते हैं। याद कर लीजिए दोस्तों, पौधे, जंतु और अन्य जीव यानी जीव और भौतिक पर्यावरण एक साथ मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र बनाते हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन करता है। किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले जीव दूसरे क्षेत्र में रहने वाले जीवों को प्रभावित करते हैं क्योंकि उनमें आपस में और भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और इसीलिए एक क्षेत्र के जीव दूसरे क्षेत्र के जीवों को प्रभावित करते हैं। निरंतर पारस्परिक क्रिया के कारण पारितंत्र भी उतना ही गतिशील होता है जितना कि भौतिक पर्यावरण, और विभिन्न जीव भौतिक पर्यावरण के किसी भी परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। इसको ही अनुकूलन कहा जाता है। अब आइए देखते हैं पारितंत्र के बारे में। तो पारितंत्र दोस्तों प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में जो है, इसको पारितंत्र को प्रकृति की क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है, जहाँ पर जीवधारी आपस में और आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है और कई पारिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को विश्व यानी ग्लोबल पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र शामिल होते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर जो आपने देखा कि सबसे पहले इकोलॉजी या ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले यानी सर आर्थर जी टांसले ने 1935 में किया था। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग A.G. टांसले ने सबसे पहले 1935 में किया था। अब आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के दो मूल घटक, एक तो अजैव यानी निर्जीव और दूसरा जीवी यानी सजीव हैं। अजैव घटकों में अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, ह्यूमिक पदार्थ आदि शामिल हैं। अजैविक पदार्थ और वायु में मिट्टी, जल विद्यमान रहते हैं और जलवायु प्राचलों जैसे सौर विकिरण तथा तापमान के द्वारा अजैविक परिस्थिति का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत जीव अपनी जीवन की क्रिया करते हैं। तो बहुत ही मोटे से आप समझ सकते हैं, मोटे रूप में, कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं उनमें जीवीय घटक और अजीवीय घटक शामिल हैं। अजैव घटकों में अकार्बनिक पदार्थ कार्बन, नाइट्रोजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि हैं, और मृत कार्बनिक पदार्थ ये सभी शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं कि अजैविक पदार्थ तथा वायु में मिट्टी, जल विद्यमान रहते हैं। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को इस चार्ट से समझ लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में अकार्बनिक पदार्थ और मृत कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। उत्पादकों को दोस्तों स्वपोषी कहा जाता है। उत्पादक स्वपोषित होते हैं जो कि साधारणतया क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं, जो कि सामान्यतः अकार्बनिक जैविक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित करके अपना भोजन बनाते हैं। तो उत्पादक यानी सभी हरे पेड़ पौधे उत्पादक या स्वपोषी की श्रेणी में आते हैं। स्थलीय और जलीय आवासों में विभिन्न प्रकार के जीव भी
कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु और प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ। तो मोटे तौर पर समझिए दोस्तों, जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये जैविक घटक है पारिस्थितिकी तंत्र में। इसमें जो उत्पादक होते हैं वो स्वपोषी या स्वपोषित होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे जो हैं ये स्वपोषी की श्रेणी में आते हैं। देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषित प्रायः जड़ युक्त शाक, झाड़ी और वृक्ष, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाद प्लावक यानी फाइटोप्लैंक्टन नामक प्लवी पौधे ये प्रमुख उत्पादक होते हैं। छिछले पानी में जड़ युक्त पौधे बृहज्जीवी और प्रायः प्रबल उत्पादक होते हैं। और जब पर्यावरणीय स्थिति में अनुकूलता रहती है तो पाद प्लावक इतना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में या भूमि या जीवीय सतह में बड़ी झाड़ियों या बड़े वृक्षों द्वारा तैयार होता है। उत्पादकों के बाद आइए उपभोक्ता को जानते हैं। तो उपभोक्ता जो हैं ये स्वपोषी नहीं बल्कि परपोषी जीव होते हैं और अधिकतर प्राणी परपोषी और पूर्वभोजी होते हैं। उपभोक्ताओं का भोजन जो कि कार्बनिक पदार्थ होता है वह सजीव या मृत कार्बनिक पदार्थों द्वारा निर्मित होता है। याद रखिएगा, उपभोक्ताओं का जो भोजन है वो कार्बनिक पदार्थ होता है, वो सजीव और मृत कार्बनिक पदार्थों द्वारा निर्मित होता है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि उपभोक्ता जो होते हैं वो स्वपोषी या उत्पादकों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि उपभोक्ताओं का भोजन कार्बनिक पदार्थ होता है और ये सजीव और मृत कार्बनिक पदार्थों द्वारा निर्मित होता है। वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता या शाकभक्षी कहते हैं। दूसरे प्रकार के उपभोक्ता जो हैं द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ये मांसभक्षी प्राणी होते हैं जो पोषण के लिए शाकभक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। अपघटक या मृत जीवी जो होते हैं ये अन्य परपोषी जीव हैं जिनमें प्रमुख रूप से बैक्टीरिया और कवक होते हैं और पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले तो जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। उत्पादक स्वपोषित हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा दूसरे स्थान पर उपभोक्ता होते हैं जो है उत्पादक या स्वपोषित जीवों पर निर्भर होते हैं। और जो ऐसे जीव सीधे जो शाक और शाकभक्षी होते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और इसके अलावा अपघटक या मृत जीवी परपोषी जीव हैं जिनमें प्रमुख रूप से बैक्टीरिया और कवक होते हैं और पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। दोस्तों, उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत प्राय पौधों और पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। मृदा में अवस्थित मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन में सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है जिनका अपघटकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आप सभी के लिए। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सामान्यतया पारिस्थितिकी तंत्र को भौतिक रूप से निरूपित किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी पारिस्थितिकी तंत्र आपस में एक दूसरे से समाकलित या जुड़े हुए होते हैं। बृहद स्थानिक पैमाने पर सभी पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के प्रवाह और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा दूसरे पारिस्थितिक तंत्र यहाँ तक कि दूर स्थित पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े होते हैं। इसको इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि नदी के किनारे स्थित वृक्षों की पत्तियों का नदी में गिरना स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार स्थलीय पक्षियों द्वारा गोता लगाकर जलीय निकायों से मछलियों को पकड़ना जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन को दर्शाता है।
वन पारिस्थितिकी तंत्र से मृदा का अपरदित होकर नज़दीकी झरने में बहना या मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से धूल उड़कर मीलों दूर स्थित हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जमा होना, ये सभी एक दूसरे पारिस्थितिक तंत्रों के अंतर संबंधों को दर्शाता है। आइए देखते हैं दोस्तों पारितंत्र के प्रकार के बारे में। देखिए, पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक स्थलीय पारितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल और दूसरा जलीय यानी एक्वेटिक पारितंत्र। दोस्तों, स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में विभाजित किया जा सकता है। बायोम पौधों और प्राणियों का एक समुदाय होता है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र बायोम के रूप में विभाजित किया जाता है। बायोम पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, पारितंत्र जो हैं स्थलीय और जलीय होते हैं। और बायोम को आप जान लीजिए कि पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु और अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। इसलिए विशेष परिस्थितियों में पादप और जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहा जाता है। और बायोम में वर्षा, तापमान, आर्द्रता और मिट्टी संबंधी अवयव शामिल होते हैं। संसार के कुछ प्रमुख पारितंत्रों में वन, मरुस्थल, घास क्षेत्र और टुंड्रा बायोम शामिल हैं। स्थलीय के बाद आइए जान लीजिए जलीय पारितंत्र के बारे में। तो जलीय पारितंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो समुद्री पारितंत्र और दूसरा ताजे जल का पारितंत्र। समुद्री पारितंत्र खारा होता है, ताजे जल का पारितंत्र जो है वो मीठा पारितंत्र होता है, मीठे जल का। समुद्री पारितंत्र में महासागरी, ज्वार नदमुख, प्रवाल भित्ति पारितंत्र शामिल हैं। ताजे जल में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ और दलदल शामिल होते हैं। जलीय पारितंत्र का जो उप विभाजन है वो आप जान लीजिए मीठे पानी में, ज्वार नदमुख तथा समुद्री पारितंत्र में किया जाता है। स्थलीय पारितंत्र का वर्गीकरण जलवायु की दशाओं के आधार पर किया जाता है। अब आइए मोटे तौर पर जलीय पारितंत्र के बारे में जो है जान लेते हैं कि जलीय पारितंत्र क्या है। देखिए दोस्तों, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का संकेंद्रण तथा जल में सूर्य के प्रकाश का प्रवेश और पोषकों की उपलब्धि जलीय जीवों को सीमित करने वाले कारक हैं। यानी जहाँ पर ऑक्सीजन होता है और जिस स्तर पर ऑक्सीजन होता है, सूर्य का प्रकाश होता है या पोषकों की उपस्थिति होती है, ये सभी जलीय पारितंत्र में जो है जीवीय घटकों को निर्धारित करने वाले कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण उसी क्षेत्र तक सीमित होता है जहां तक सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर पाता है और सूर्य का प्रकाश लगभग 30 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश करता है। मीठे पानी की गहरी झीलों में दो भिन्न क्षेत्र होते हैं। झीलों की सतही परत उष्ण होती है, इसमें सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर जाता है। नीचे की परत ठंडी और अंधकारपूर्ण होती है। झील के पानी की ऊपर की परत ऑक्सीजन से भरपूर होती है, जबकि नीचे की परत में पोषकों की या पोषक पदार्थ बहुत मात्रा में होते हैं। ऋतुओं के अनुसार दोनों परतों के जल का मिश्रण होता रहता है, जिसके कारण जीव जिंदा रहते हैं और उनका विकास होता है। दोस्तों, जब ये झीलें धीरे धीरे अवसादों से भर जाती हैं तो वे दलदल और अनूप के रूप में बदल जाती हैं। इनमें पोषकों की मात्रा काफ़ी होती है, अतः इनकी उत्पादकता भी अधिक होती है और इनमें बहुत से जीव पाए जाते हैं, जैसे पौधे, जल पक्षी और मछलियाँ आदि। नदियों में विभिन्न प्रकार के जीव मिलते हैं। नदी मार्ग के ऊपरी भागों में नदी का बहाव बहुत तेज होता है और इसलिए नदी के इस भाग में पाए जाने वाले जलीय पौधों और जंतुओं की शैलों से चिपकने वाला गुण होता है जो उन्हें बहने से बचाता है। नदियों के जो निचले भाग होते हैं उनमें जलोढ़ अवसादों की परत होती है। इस परत में बिल बनाकर रहने वाले बिलकारी प्राणियों का आवास होता है। नदियों में रहने वाले अधिकतर जीव निर्भर करते हैं जीवों पर और सड़े गले जैव पदार्थों के मलबे पर। नदी में ये पदार्थ आसपास के स्थलखंडों या झीलों से आ जाते हैं। अब आइए ज्वार नदमुख के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जलीय पारितंत्र है। दोस्तों, जलीय पारितंत्रों में सबसे अधिक उत्पादकता ज्वार नदमुख की होती है। तो याद रखिएगा, जलीय पारितंत्र जिसमें आप जानते हैं समुद्री पारितंत्र है, नदियां हैं, झील हैं, इन सभी में सबसे अधिक उत्पादकता ज्वार नदमुख की होती है।
इस क्षेत्र में खारे पानी और मीठे पानी का मिश्रण होता रहता है और ये क्षेत्र उथला होता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश अधः स्थल तक या नीचे तक पहुंच जाता है। ज्वार भाटे के समय पानी के उतार चढ़ाव में पोषकों का भी मिश्रण हो जाता है और यहाँ पौधे तेजी से बढ़ते हैं, जिससे जीवों को भोजन मिलता है। इस क्षेत्र में केकड़े, सीपियाँ, झींगा मछलियाँ और पक्षी रहते हैं। कुछ विशेष प्रकार की मछलियों के लिए जो है ज्वार नदमुख सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ के जल की कम लवणता महासागरीय परभक्षियों के लिए रुकावट का कार्य करती है। अब आगे समुद्री पारितंत्र के बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, समुद्री पारितंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारितंत्र है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा समुद्र है। स्थल के विपरीत महासागरीय आवास में आश्चर्यजनक समानता है। इसमें 3 भिन्न आवासीय क्षेत्र हैं। देखिए, अंतः ज्वारीय क्षेत्र में ज्वार भाटे के कारण जल निरंतर गतिशील रहता है और ज्वार और भाटे के बीच की अवधि में समुद्र के रेतीले तट पर बिलकारी जीव पाए जाते हैं, जैसे सीपी, केकड़े, घोंघे इत्यादि। इसके अलावा चट्टानी तट पर शैवाल, खंडावर, सीपियाँ चट्टानों से चिपकी रहती हैं और निरिटांचल का विस्तार तट रेखा से लेकर महाद्वीपीय निमग्न तट की सीमा तक होता है। महाद्वीपीय निमग्न तट के उथले जल में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है और स्थल से बहकर आए पोषक पदार्थ भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होते हैं। ज्वार नदमुख सहित इस क्षेत्र में समुद्र की लगभग 50% उत्पादकता है, इसलिए संसार के सबसे समृद्ध मत्स्य से क्षेत्र जो हैं महाद्वीपीय निमग्न तटों पर पाए जाते हैं। महाद्वीपीय निमग्न तट क्या होता है? तो दोस्तों, महाद्वीपीय निमग्न तट की सीमा के बाद खुला विस्तृत महासागर का भाग महासागरीय क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ जल की ऊपरी सतह में सूर्य का प्रकाश तो होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पर्याप्त पोषक नहीं होते हैं। उत्पादकता के काफ़ी कम होने के कारण ये क्षेत्र जैव मरुस्थल के रूप में होते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव, पादप प्लवक से लेकर विशालकाय शार्क और व्हेल तक यहाँ मिलते हैं, लेकिन इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है और वे बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। यहाँ भोजन के स्रोत दूर दूर तक पाए जाते हैं, इसलिए बड़ी मछलियों में तैरने की विलक्षण क्षमता विकसित हो गई है, जिससे ये महासागरों में भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाने में समर्थ हैं। अब आइए जीवोम के बारे में जानते हैं। जीवोम क्या है? दोस्तों, जीवोम पृथ्वी के किसी भाग पर पाया जाने वाला विशाल पारितंत्र है। टुंड्रा, घास भूमियाँ, उष्णकटिबंध वन और मरुस्थल इत्यादि जीवोम के उदाहरण हैं। प्रत्येक जीवोम में विशेष प्रकार की वनस्पति और जंतु पाए जाते हैं और जीवोम का निर्धारण जो है ये मृदा और जलवायु के प्रकार से होता है और जीवोम को वायोम भी कहा जाता है। जलीय पारितंत्र के बाद आइए स्थलीय पारितंत्र को जानते हैं। देखिए, स्थलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में आर्द्रता, तापमान और अन्य कारक प्रमुख हैं। याद रखिएगा, स्थलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्द्रता, तापमान और अन्य कारक हैं। आप जान लीजिए कि हम स्थल पर रहते हैं, इसलिए स्थलीय पारितंत्रों से हमारा गहरा संबंध है, क्योंकि हमारी भोजन और जीवन के अन्य वस्तुओं की आवश्यकताएं इन्हीं से पूरी होती हैं। भूपृष्ठ पर जलवायु की दशाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के आवरण हैं। एक जैसी जलवायु की दशाओं वाले क्षेत्रों में पौधों के समुदायों के पृथक समूह मिलते हैं, इन्हें जीवोम कहते हैं। सबसे पहले आइए स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आर्द्रता कारक के बारे में जानते हैं। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और तापमान स्थलीय पारितंत्र को सीमित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। दोस्तों, पौधों की वृद्धि के लिए जल अति आवश्यक है, क्योंकि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व घुली हुई अवस्था में जड़ों से पत्तियों तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार जल पोषकों के प्रवाह का माध्यम है। जल प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ महत्वपूर्ण कार्य करता है। दोस्तों, जल का कार्य पौधों के अंकुरण में सहयोग देना, पौधों की वृद्धि में विकास में सहयोग देना और पौधों के पुनरुत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विशालकाय वृक्ष भारी वर्षा वाले प्रदेशों में पनपते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है।
जल की आपूर्ति घटने पर पौधों का आकार भी घट जाता है और उनकी सघनता भी कम हो जाती है। ऐसा आप देख सकते हैं कि विषुवत-रेखीय या जहाँ पर वार्षिक वर्षा अधिक होती है वहाँ पर बड़े विशालकाय और घने वन पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में उससे छोटे और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है वहाँ छोटे छोटे झाड़ियाँ और कांटेदार पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं। दोस्तों, कम वर्षा वाले प्रदेशों में बौने वृक्ष, घास और झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ जल या नमी की मात्रा बहुत कम होती है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ एक ऋतु शुष्क होती है वहाँ पर पाए जाने वाले शुष्क पौधे और शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और इस तरह से पौधे जो हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाले जल की हानि को कम कर लेते हैं। बहुत गहराई से पानी खींचने के लिए पौधों की जड़ें भी गहराई तक विकसित होती हैं। पौधों की छाल और उनके तनों और शाखाओं को सूखने से बचाती है। छाल जो है वो पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पेड़ों की पत्तियों में कांटे विकसित हो जाते हैं। तो हमने चर्चा की ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा या वर्षा कम होती है वहाँ पर पेड़ों की पत्तियों में कांटे आ जाते हैं। सतह मोम जैसी चिकनी और आकृति सुइयों जैसी हो जाती हैं और इन विशिष्ट गुणों के द्वारा शुष्क प्रदेशों में पेड़ वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल की हानि को कम कर लेते हैं और पेड़ों के कांटे चरने वाले जंतुओं से बचाव करते हैं। जिन प्रदेशों में शीत ऋतु अत्यंत ठंडी होती है वहाँ पेड़ भी अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और प्रसुप्त हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक स्थलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाला तापमान है। दोस्तों, प्रत्येक पौधे को अपने अंकुरण, वृद्धि और पुनरुत्पादन के लिए विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। साथ ही विशेष ताप परिसर भी चाहिए और इससे ज़्यादा या कम होने पर पौधा सूख जाता है। उष्णकटिबंध में विभिन्न प्रकार के अनेक पौधों को पनपने के लिए तापमान सदैव अनुकूल रहता है। देखिए, मध्य अक्षांश में जहाँ ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बीच तापमान की चरम अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर पौधों की बहुत अधिक नहीं बल्कि कुछ जातियाँ ही पाई जाती हैं। चरम दशा में आप देख सकते हैं 6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ध्रुवीय प्रदेशों में, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में वर्धन काल छोटा होता है, इसलिए पौधों का जीवन काल भी छोटा होता है। जबकि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पौधों की वृद्धि पूरे वर्ष होती रहती है क्योंकि वहाँ पर तापमान हमेशा 6 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा रहता है। वनस्पति के प्रमुख प्रकारों जैसे वन, घास, झाड़ियाँ आदि का भूमंडलीय प्रारूप आर्द्रता की उपलब्धि द्वारा निर्धारित होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों वाले या बड़े पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर वार्षिक वर्षा और तापमान जो है उच्च होता है और जो घास, झाड़ियाँ वाले जगहें हैं वहाँ पर आर्द्रता या पानी की मात्रा कम होती है, हालांकि तापमान यहाँ ज़्यादा होता है। लेकिन तापमान जो है वनस्पति के प्रमुख प्रकारों में जातियों के भेद उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वन विषुवत वृत्त से लेकर 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों तक पाए जाते हैं, लेकिन पेड़ों की जातियाँ तापांतर के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। दोस्तों, स्थलीय पारितंत्र को कुछ अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण है मृदा। तो मृदा जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है अन्य कारकों में। मृदा पौधों की वृद्धि का माध्यम है। मृदा की निर्माण प्रक्रिया बहुत धीमी है और इस प्रक्रिया में भौतिक, रासायनिक और जैव परिवर्तन होते हैं। मृदा के निर्माण में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है और मृदा के प्रमुख प्रकारों के वितरण का संबंध प्रमुख जलवायु प्रदेशों से है। दोस्तों, वनस्पति के प्रकारों को प्रभावित करने वाले अन्य कारक उच्चावच और अपवाह हैं और पर्वतीय प्रदेशों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, इसलिए ऊंचाई के अनुसार वहां वनस्पतियां और वनस्पतियों का प्रारूप भी बदल जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पुस्तकों के सार संकलन, पर्यावरण का एनसीईआरटी सार। इसमें हमने पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, एनसीईआरटी सार की ये श्रृंखला जो है
कई जो महत्वपूर्ण एनसीईआरटी पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों को सार रूप में यानी उनके निचोड़ के रूप में संक्षेप में आपको समझने के लिए तैयार किया गया है और साथ ही इसमें उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों को एक जगह शामिल करने का प्रयास किया गया है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक जो है तथ्यों को जानकारियों को ग्रहण कर सकें। क्योंकि ये एनसीईआरटी पुस्तकें जो हैं आसान भाषा में और बड़ी आसान भाषा में तो लिखी ही गई हैं, लेकिन उनकी जो आसानी के लिए जो उनका विषय क्षेत्र है या जो अध्ययन सामग्री है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। उन्हीं को संक्षेप करने के लिए या थोड़े मात्रा में इसको एनसीईआरटी श्रृंखला इसमें हमने तैयार किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।